नाउ वी विल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। देखते हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, है ना। तो डायग्राम कैसा रहेगा अभी मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी जो हमारे पास कल भी था, ठीक। और बिंदु ए से ये हो गया जिसमें ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। अब याद करिए निरक्षीय स्थिति किसको कहते हैं, उस पर लंब खींचना होता है और अर्धक खींचना होता है, लंबार्धक। तो यहां पर एक लंबार्धक खींचेंगे, यह मैंने लंब खींच रहा हूं, देखिए आप, ये लंब खींच दिया। और ये मध्य बिंदु है, क्योंकि लंबार्धक होता है, निरक्ष मतलब लंबार्धक, लंब भी होगा और आधा भी करेगा, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्या होगा, बनेगा, ठीक। और ये जो निरक्ष पर यह है बिंदु P, जिस पर कौन है, एकांक धनावेश Q0 इज इक्वल टू +1। और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये बिंदु P कहाँ है, तो निरक्ष पर है, इसलिए हम इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है। ये हो गया निरक्षीय स्थिति। अब इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए इससे, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई तो 2l है, बिल्कुल होती है 2l। और अगर ये मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी l, और ये दूरी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी, बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाएगी, ठीक। और इस बिंदु P पर कौन है, इस बिंदु P पर अब ये Q0 इज इक्वल टू +1 एकांक धनावेश है ना। अब मुझे बताइए एकांक धनावेश है तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस एकांक धनावेश पर आकर्षण बल लगाएगा कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा, बोलिए। ये प्लस क्यू आवेश इस एकांक धनावेश पर जो कि बिंदु P पर स्थित है निरक्षीय स्थिति में, उस पर वो आकर्षण बल लगाएगा कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा, बोलो। प्रतिकर्षण बल, बिल्कुल। ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो इस प्लस और इस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो ये एकांक धनावेश पास आएगा कि दूर जाएगा, बोलिए। पास आएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। ये एकांक धना ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा तो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो इस तरह से दूर जाएगा, बिल्कुल सीधा, ऐसा है ना, बिल्कुल तिरछा नहीं करना है इसको, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसी दूर जाएगा, ठीक है। अच्छा, और तो सीधी सी बात है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और ये बल किस पर लग रहा है, एकांक धनावेश पर लग रहा है, तो उस प्रतिकर्षण बल को बल लिखेंगे कि तीव्रता लिखेंगे, बोलो। तीव्रता लिखेंगे, है ना, क्योंकि एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उसको हम तीव्रता लिखते हैं। तो ये हो गई तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E1 हो गई भैया, ये हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाइए, आप इसमें आइए, ये है माइनस क्यू आवेश। अब ये माइनस क्यू आवेश एकांक धनावेश पर क्या लगाएगा, आकर्षण लगाएगा कि प्रतिकर्षण लगाएगा, बोलो। आकर्षण, आकर्षण लगाएगा तो अपनी ओर खींचेगा क्या दूर भेजेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो सीधी सी बात, ये अपनी ओर खींचेगा तो ये इधर बल लगाएगा, और चूंकि बल एकांक धनावेश पर लग रहा है इसलिए उस बल को बल ना बोलकर क्या बोलते हैं, तीव्रता। तो तीव्रता हो जाएगी E2। क्लियर हो गई बात यहां पर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 हो गई। इतनी बात स्पष्ट है सभी को, स्पष्ट है। चलो, अब मुझे बताइए कि चलो यहां पर कुछ कोण भी बना देते हैं, थीटा, और यहां पर भी कोण बना देते हैं थीटा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये इस एकांक धनावेश को इधर खींच रहा है, ये इस एकांक धनावेश को है ना, एकांक धनावेश को इधर खींच रहा है, तो फिर परिणामी तीव्रता किधर जाएगी, बोलो।
परिणामी तीव्रता किधर जाएगी? बोलिए। परिणामी तीव्रता किधर जाएगी? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब ये बॉटल है, मान के चलिए, है ना, ये बॉटल है, ये इस तरह से रखी बॉटल। अब इस बॉटल को एक व्यक्ति इधर पकड़ के खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। तो ये बॉटल किधर जाएगी? और अभी एक और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। चलो, इस प्लस क्यू आवेश और इस एकांक धनावेश और ये माइनस क्यू आवेश और इसके बीच की दूरी ये निकाल लेते हैं। अब ये देखो, यहां पर ये जो दूरी है ना, मध्य बिंदु O, उस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है बिंदु P। यानी थ्योरी जो यहां पर लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P कहां स्थित है? निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब यहां पर ये E1 और E2 क्या दोनों बराबर हैं? ये देखना है अपने को। तो देखो कैसे, मुझे बताओ, ये दूरी तो L हो गई, ये दूरी R हो गई, तो ये कर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 90 अंश है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, बताओ यहां बन रहा है कि नहीं? कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या चीज है? कर्ण है। ये कर्ण है कि नहीं? 90 अंश के सामने की भुजा है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हो? पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कैसे निकालते हो? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यस, तो कर्ण कौन है भैया? एपी। एपी का वर्ग इज इक्वल टू लंब कौन है? कोई को भी लंब मान लो, इसको मान लो लंब। तो ये लंब कितना है? आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार कितना है? तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो एपी का स्क्वायर बराबर इतना, तो हाँ, तो एपी बराबर कितना आ जाएगा बताओ? इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? वर्गमूल। सही है, ठीक है कि नहीं? तो एपी की वैल्यू कितनी हो गई? एपी की अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया। अच्छा मुझे बताओ, ये बीपी भी उतना ही है कि नहीं? बताओ, बीपी देखो, इस तरफ भी तो वही आर है, उस तरफ यही एल है, तो ये बीपी भी तो उतना ही बनेगा। तो ये बीपी भी कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होगा? एल स्क्वायर ही होगा। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, यानी जितनी दूरी ए की बिंदु पी से है उतनी दूरी बी की बिंदु किससे है? पी से है। यानी बिंदु पी ए से भी उतनी दूरी, प्लस क्यू आवेश से भी उतनी ही दूरी पर है जितना कि माइनस क्यू आवेश से है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना प्रतिकर्षण बल प्लस क्यू आवेश एकांक धनावेश पर लगा रहा है, उतना ही आकर्षण बल माइनस क्यू आवेश किस पर लगा रहा है? बिंदु पी पर लगा रहा है। यस आर नो? क्योंकि दोनों की दूरियां कैसी है? समान है। प्लस क्यू आवेश भी बिंदु पी से उतनी दूरी पर है और माइनस क्यू आवेश भी बिंदु पी पर उतनी ही दूरी पर है, यानी कि इतनी दूरी पर है। क्लियर हुआ सब? बोलिए, इतनी बात समझ में आई क्या? क्योंकि दूरी बराबर है, और दूरी बराबर है तो जितना बल प्लस क्यू आवेश लगाएगा उतने बल क्या लगा रहा है? माइनस क्यू आवेश भी लगा रहा है। लेकिन बात इतनी है कि एक आकर्षण लगा रहा है, एक प्रतिकर्षण लगा रहा है। प्लस क्यू वाला प्रतिकर्षण लगा रहा है, माइनस क्यू वाला आकर्षण लगा रहा है। क्लियर दैट? यस आर नो? बढ़ू आगे अब? हाँ, अब इसका मतलब क्या है? E1 और E2 दोनों कैसे? E1 और E2 दोनों कैसे बताइए? इक्वल है या नहीं? प्लस क्यू आवेश भी उतना ही बल लगा रहा है और माइनस क्यू आवेश भी उतना ही बल लगा रहा है। उन दोनों का परिमाण तो कैसा है? बराबर है। 5 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल प्लस क्यू लगा रहा है और 5 न्यूटन का आकर्षण बल माइनस क्यू लगा रहा है, लेकिन लगा तो उतना ही बल रहा है ना, समान ही बल लगा रहा है। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई सभी के? बोलो। हो गई?
अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक्चुअल में एग्जांपल उतना सटीक नहीं है लेकिन एग्जांपल देते हैं कैसे। देखो ये देखिए, ये बॉटल है। अब देखो उदाहरण मैं दे रहा, समझो। ये बॉटल है, इसको पकड़ के कोई व्यक्ति 5 न्यूटन के बल से इस तरफ खींच रहा है, ठीक है, और इस तरफ एक बल लगा हुआ है ना। ये देखिए, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के खींच रहे हैं। एक इधर खींच रहा है कि इधर खींच रहा है, तो बॉटल किधर जाएगी बताओ? ए की तरफ जाएगी कि बी की तरफ जाएगी? इधर जाएगी कि इधर जाएगी? बोलिए। जबकि इस तरफ वाला भी 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, इस तरफ वाला भी 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो बॉटल किधर जाएगी? बीच में रहे, मतलब ना ए की तरफ जाएगी ना बी की तरफ जाएगी, ऐसा बोलोगे ना आप, ना इस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी। कहां से जाएगी? बीच से जाएगी। ऐसी जाएगी? बोलो। जब इसको इधर कोई खींचेगा, कोई इसको इधर खींचेगा, तो ये कैसी होगी? बीच से जाएगी कि नहीं ऐसी? बोलिए, यस और नो? हाँ, तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। तो भाई परिणामी तीव्रता किधर हो, ये हमारा मुद्दा यह है कि परिणामी तीव्रता किधर जाएगी फिर, क्योंकि भाई एक तो एक इधर जा रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों परिमाण में कैसे समान है, तो फिर ये भाई परिणामी तीव्रता किधर जाएगी? तो परिणामी तीव्रता जाएगी बीचों बीच से। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब इसको मैं सही तरीके से समझाता हूं। ये हो गई ई, परिणामी तीव्रता, और यहां पर भी कोण थीटा बनेगा और यहां पर भी कोण कितना बनेगा? थीटा बनेगा, ठीक है। अब लेकिन एक्चुअल में फिर परिणामी तीव्रता ई है, तो इस परिणामी तीव्रता ई को लिखेंगे कैसे? ये तो मैंने ऐसा सिंपल बता दिया, एक्चुअल में इसका तरीका होता है अलग। परिणामी तीव्रता को मैं यहां पर लिखने वाला हूं E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा लिखने वाला हूं। 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा। अब देखो कैसे लिखूंगा, उसका कारण समझ लो, है ना। इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं, एक रफ डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और इस रफ डायग्राम के थ्रू आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखो ये इस तरह की कुछ चीज बनी हुई है, ये देखिए, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है, ठीक है। और अब मुझे बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो सदिश राशि को क्या कर सकते हो आप बताओ? पिछले साल से आप पढ़ते आ रहे हो। सदिश राशि को क्या कर सकते हो आप? दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है, यहां थीटा बना हुआ है, यहां थीटा बना हुआ है, दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हो, या सर नो? करते हैं। चलो, अगर समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो इस E1 को दो समकोणिक घटकों में वियोजित करना, तो E1 तो इस तरफ है, तो इसका एक घटक ऐसा होगा और एक घटक इस तरफ होगा, और यहां पर कितना कोण बना है बताइए? थीटा। हाँ, अब मुझे बताइए E1 को दो समकोणिक घटकों में वियोजित करना चाहते हो, तो आपको मालूम है घटकों के नाम क्या होंगे? E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, घटक तो दो ही होते हैं ना इस तरह के, याद है कि नहीं सबको पिछले साल? एक होता है कॉस वाला और एक होता है साइन वाला। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो अब किस ओर कॉस होगा? तो जिस ओर थीटा होता है ये वाला कॉस कहलाएगा, तो ये क्या बनेगा? E1 cos थीटा बन जाएगा, ये वाला घटक। और इधर कोण नहीं है, वो क्या बनेगा? E1 sin थीटा बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा, अब E2, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को दो समकोणिक घटकों में आप बांट सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 को भी दो समकोणिक घटकों में बांटेंगे। ठीक है। जब E2 को भी आप दो समकोणिक घटकों में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? बोलिए। एक घटक इसका इसी दिशा में होगा और एक घटक इस दिशा में होगा, ये। और फिर आपको मालूम है यहां पर थीटा बन गया है, ये थीटा। तो अब E2 को दो समकोणिक घटकों में बांटा आपने, जिस ओर थीटा बना वो वाला घटक क्या कहलाएगा?
E2 cos थीटा, और ये वाला घटक क्या कहलाएगा, E2 sin थीटा। यस और नो, क्लियर है सबको? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, ठीक। हाँ, तो E1 को आपने दो घटकों में बांट दिया, एक घटक इधर एक घटक इधर, दो समकोणी घटक लंबवत घटकों में बांट दिया। तो जिस ओर कोण बना वो E1 cos थीटा, जिस ओर कोण नहीं बना वो E1 sin थीटा। वैसे E2 को भी दो समकोणी घटकों में बांट दिया, जिस ओर कोण बना वो E2 cos थीटा, जिस ओर कोण बना E1 E2 sin थीटा। अब मुझे बताइए E1 इज इक्वल टू कितना है, E1 इज इक्वल टू कितना है, E2 है। तो देखो अब जब E1 इज इक्वल टू E2 है तो E1 के स्थान पर या E2 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, E1। तो E2 के स्थान पर मैंने E1 लिख दिया, देखो ये E1 लिख दिया, और यहां पर भी E2 के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, E1 लिख दिया। तो मुझे बताइए अब E1 sin थीटा ऊपर है और E1 sin थीटा नीचे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे कि नहीं, क्योंकि समान है। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक E1 sin थीटा ऊपर लग रहा है, एक E1 sin थीटा नीचे लग रहा है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये देखो, ये एक E1 cos थीटा इसी दिशा में काम कर रहा है, ये वाला E1 cos थीटा भी इसी दिशा में काम कर रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए परिणामी तीव्रता इस दिशा में जाती है। ये देखो, ये परिणामी तीव्रता इस दिशा में जा रही है, कारण यही है कि E1 cos थीटा इस दिशा में, E1 और E2 cos थीटा भी इसी दिशा में है, और चूंकि E2 इज इक्वल टू E1 है, अब ये E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक आम धन एक आम दो आम, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, और परिणामी तीव्रता इस दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता जो लिखी जाएगी 2E1 cos थीटा लिखी जाएगी या 2E2 cos थीटा लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्यों आया 2E1 cos थीटा, आया समझ में क्या? ये रफ डायग्राम है, ये हमको चर्चा नहीं करना है, लेकिन ये 2E1 cos थीटा आया कहां से, ये इस दिशा में होगी, इसके बारे में तो मैंने एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझा दिया कि बॉटल किस ओर जाएगी। लेकिन 2E1 cos थीटा कहां से आता है, सर ये 2E1 cos थीटा कहां से आएगा, परिणामी तीव्रता का जो सूत्र आप बता रहे हो 2E1 cos थीटा, ये कहां से आएगा, तो ये यहां से आता है। बात समझ में आ गई सबके अब? ठीक है, कि ये जो लंबवत घटक हैं ये आपस में कट जाते हैं और अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो समांतर वाले घटक हैं आपस में जुड़ जाते हैं और संयुक्त प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इसलिए E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, ये परिणामी तीव्रता बनती है। क्लियर दैट सभी को? क्लियर है? तो हम लोगों ने इसकी डिटेल चर्चा कल कर चुकी थी, ठीक है। अब इसकी मैं थ्योरी बोलने वाला हूं। देखिए थ्योरी क्या होगी, चित्रानुसार थ्योरी बिल्कुल पुरानी जैसी है, जैसे हमने अच्छी स्थिति की थ्योरी बोली थी, है ना, जो हिंदी वाला पोर्शन हमको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन, वो हमने बोला था, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी बोलना है। क्या बोलेंगे, चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L है, ये 2L है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। फिर बोला आपने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, ठीक है। चूंकि E1 इज इक्वल टू E2, चूंकि E1 इज इक्वल टू क्या है, E2, अतः परिणामी तीव्रता E दोनों तीव्रताओं के कोणार्धक के अनुदिश होगी। दोनों तीव्रताओं के कोणार्धक का मतलब क्या हुआ, दोनों तीव्रताओं का कोणार्धक। तो भाई देखिए आप, ये जो E1 और E2 है ना, देखो ये E1 है और ये क्या है, E2 है, तो इनके बीच में क्या है, थीटा प्लस थीटा कितना हुआ, 2 थीटा, तो उसके बीच भी इससे होकर जा रही कि नहीं बताओ। तो कोणार्धक मतलब कोण को आधा करते हुए, कोण को आधा करते हुए, क्लियर है।
तो ये जो परिणामी तीव्रता ई है, इन दोनों तीव्रताओं के बीच जो कोण बन रहा है थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, उसके बीचों बीच से क्या हो रही है, उसकी जो दिशा है उसके बीचों बीच से, मतलब कोणार्धक के अनुदिश। क्लियर हो गई बात सभी के, है ना? एक बार मैं फिर से बोलता हूं, देखिए एक बार फिर से, चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। चूंकि E1 इज इक्वल टू E2, अतः परिणामी तीव्रता E दोनों तीव्रताओं के कोणार्धक के अनुदिश होगी, यानी कि उन E1 और E2 के बीच जो कोण बन रहा है 2 थीटा, उसके बीचों बीच से होकर कौन जाती है, किसकी दिशा होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दिशा होती है। क्लियर दैट? यस और नो? राइट? बन जाएगा सबसे? बोलो। ठीक है ना? अब डेरिवेशन देखते हैं। ठीक, तो फिर वही बात डेरिवेशन में, तब से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पूर्णार्धक के अनुदिश होगी तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगी बताइए? E1, और E1 इज इक्वल टू, कल आपने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर था ऐसा। AP ये देखो, प्लस Q आवेश ये है, बिंदु P A है, तो AP है AP का स्क्वायर। क्लियर दैट? अच्छा, अब मुझे बताइए AP इज इक्वल टू कितना है भैया? AP इज इक्वल टू कितना है बताओ? AP इज इक्वल टू कितना है? किसी को नहीं मालूम? AP के बीच कितनी है, A और P के बीच की दूरी? चलिए, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का स्क्वायर, और AP इज इक्वल टू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यस लिख दीजिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये AP का मान है, यहां पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि AP का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सेम चल रहा है, देखो, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइए? E2 इज इक्वल टू क्या होगा? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, क्या आएगा बताइए? अब Q अपॉन में क्या आएगा? बिल्कुल BP का स्क्वायर, क्योंकि माइनस Q और P के बीच की दूरी BP है। यस, BP का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, E2 इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, अच्छा बीपी का मान कितना है बताइए, बीपी का मान बिल्कुल बीपी का मान भी रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये हो जाएगा रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखो बीपी, बीपी उतना ही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर लगाइएगा, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया सेकंड। अब मुझे बताइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वली है कि नहीं, देखो जरा सेम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, बोलो। हाँ देख लो, E1 भी उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 भी उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसीलिए तो हम कल बोल रहे थे E1 इज इक्वल टू E2, तो लिख देते हैं चूंकि E1 इज इक्वल टू E2, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे बताया था मैंने, E इज इक्वल टू, क्या बताया था बताओ, E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, जिसकी चर्चा हमने कल काफी विस्तृत चर्चा की थी, याद आ रहा है सबको। 2E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा जुड़ गए थे कल, तो 2E1 cos थीटा बना था, यस और नो। ये हो गया 2E1 cos थीटा। बीच बीच में पूछता हूं तो बोलते जाइए, है ना, ताकि पता चले कि सभी लोग जीवित ही हैं। 2E1 की वैल्यू है ना, जीवित होने का प्रमाण देते रहिए आप लोग, ठीक है, सोए तो नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो E1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास में E1 की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखा मैंने। अच्छा, और cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बिल्कुल, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है, यस ओके। तो E इज इक्वल टू ये 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आधार क्या है बताइए, चित्र को देखकर आधार बताइए कितना होगा, आधार L होगा, बिल्कुल है ना। ये देखो 90 अंश के सामने की भुजा, तो ये कर्ण बन गई थी कल, है ना, कर्ण है, ये वाली जो है आधार है, ये वाला लंब है, तो आधार हो जाएगा L, तो ये हो गया L। और कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिल्कुल। अब E इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको कैसा लिख रहा हूं, इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही लिख रहा हूं, ये Q तो मैं Q ही लिख रहा हूं, इनटू देखो 2 और ये L को साथ में लिख देता हूं 2L, सही है। और देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये जो वर्गमूल होता है, इस वर्गमूल को गणित वाले बताएंगे, है ना, मैथ्स वाले, वर्गमूल को कितने की घात लिखी जाती है, 1/2 की, वेरी गुड, अक्षय बोल रहे हो। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, याद रखिएगा, वर्गमूल 2 का मतलब होता है 2 पर 1/2 की घात, वर्गमूल x का मतलब होता है x पर 1/2 की घात, याद रखिए, ये होता है वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या पर 1/2 की घात, घनमूल का मतलब होगा किसी भी संख्या पर 1/3 की घात, तो हम अभी वर्गमूल पढ़ रहे हैं इसलिए 1/2 की घात, तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर वर्गमूल लगा, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कितने की घात हो जाएगी, 1/2 की हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, यस आर नो, यस। चलो अब इतनी बात हो गई, अब मुझे बताइए
E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये Q इंटू 12 क्या है भैया? वैद्युत द्विध्रुवागुण, जिसको हम P से लिखते हैं, कल भी लिखे थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो Q इंटू 12 को हम P लिख देंगे अपॉन। हाँ, अब मुझे बताइए, आपने बचपन में पढ़ा होगा आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, पढ़ा है ऐसा? बचपन में पढ़ा है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। हाँ, तो देखो यहां पर ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कितने की घात है? यहां पर 1 की, कुछ नहीं है मतलब 1 की घात। और यहां पर कितने की घात है? 1/2 की घात, मतलब आधे की घात। तो आधार समान है, घातें जुड़ेगी, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा? 1 और आधा 1.5 नहीं होगा? अरे 1 आम धन आधा आम कितना हो गया? 1.5 आम हुआ कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? ये 1 की घात और ये आधे की घात, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। तो 1 और आधा हो गया 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी 3 का आधा 1.5 होता है। तो 1.5 लिखने का तरीका क्या होगा? 3/2 होगा। समझ में आ गई बात सबके? क्लियर है? हाँ, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो ये हो गया 1 और आधा 1.5, 1.5 मतलब 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कितने की घात? 3/2 की घात। क्लियर? हाँ, अब फिर कल वही बात कि चूंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तब एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, नगण्य होगा, है ना? चूंकि ऐसा हिंदी में भी लिख सकते हो आप, चूंकि एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन। कल ही हमने बताया था कि एल का मान क्या होता है? एल का मान क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। किससे? आर से। तो छोटी राशि का वर्ग करने पर और छोटी राशि प्राप्त होगी, इसलिए एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। और जब एल स्क्वायर बराबर नगण्य हो जाएगा तो एल स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे? हम 0 रख देंगे। ठीक है? तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान तो 0 हो गया, उस पर कितने की घात लग गई? 3/2 की घात। अब ये 3/2 की घात लगेगी तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? बोलो, कट जाएगा। ठीक है? ये हो गया आपके पास। बोर्ड अभी जगह नहीं है बोर्ड में। चलिए देखिए, तो भाई ये 2 से 2 कट चुका, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? E इज इक्वल टू क्या बचा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन कितना आया? P अपॉन R पर क्यूब आ गया। बिल्कुल, तो ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इन SI सिस्टम। ओके, एनसीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? इस 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो सीधे सीधे क्या जाएगा? P अपॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा डाइन पर स्टेट कूलम इन CGS सिस्टम। क्लियर दैट? ओके, तो इतनी चीजें थी। ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन यहां पर।